हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग मेरे पीछे एक थंबनेल देख रहे हैं और इस थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाई कोर्ट ने सेक्शन 47, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एक्ट 47 आउट। ये एक्ट 47 को आप ऐसे पढ़ेंगे कि सेक्शन जो 47 है ये आउट हो गया है। किस चीज़ का सेक्शन 47 है? तो आपने देखा होगा कि आबकारी नीति आप इसको कहते हैं। एक्साइज पॉलिसी में एक सेक्शन है 47, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता था और ये जो सेक्शन है ये डायरेक्ट रिलेट करता है कलेक्टर की पावर से। कलेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, आईएएस आप जिनको कहते हैं, ये उनकी बहुत स्पेशल एक सुपरफिशियस पावर हुआ करती थी। उस एक्साइज पॉलिसी में प्रोविजन ये था कि जो कलेक्टर साहब हैं ये क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो व्हीकल है, अगर उनको लग रहा है कि किसी व्हीकल में इलीगल शराब की सप्लाई हो रही है तो उस व्हीकल को वह जब्त कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। अब हाई कोर्ट ने यही बोला है कि जो सेक्शन है 47, इस सेक्शन 47 को खत्म करना है, क्योंकि कभी कभी जो शराब की सप्लाई करने के लिए चोरी के व्हीकल भी यूज होते हैं या शराब की सप्लाई करने के लिए दूसरे के व्हीकल भी यूज होते हैं। वो व्हीकल ओनर का है या नहीं है ये आप नहीं कह सकते जब उसको अरेस्ट करने जाते हैं या जब्त करने जाते हैं। तो इसमें एक्चुअल में जो शराब है उसको इलीगली कौन सप्लाई कर रहा है, ओनर जो बना रहा है या ब्लैकमेलिंग करने वाले, और व्हीकल किसका यूज हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन का। तो परेशान कौन होता है, वो थर्ड पर्सन। कोर्ट के चक्कर कौन लगाता है, वो थर्ड पर्सन। तो उनका कहना है कि व्हीकल को रखना है, जब्त करना है, नहीं करना है, ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है। मतलब आप उसको कोर्ट में लेके जाइए केस को, कोर्ट उसमें सुनवाई करेगा और उसके बाद ही उसको आप कैप्चर कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जो सेक्शन 47 है, एक्साइज जो पॉलिसी है या एक्साइज एक्ट है, उस एक्ट के 47 को आउट कर दिया हाई कोर्ट ने। एक बड़ा फैसला है। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 100% यहाँ से सवाल बनेगा। एमपीपीएससी मेंस में भी अगर आप एक्साइज जो पॉलिसी लिख रहे हैं तो ये आप करंट से उसको अपडेट कर सकते हैं। क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पूरा जो माजरा है आप उसको देख लीजिए कि धारा 47 आबकारी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने का मामला। सेक्शन 47 केस डिक्लेयरिंग द एक्साइज एक्ट प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो 47 है, सेक्शन 47 एक्साइज एक्ट की, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है, असंवैधानिक करार दे दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखते हैं पूरा मसला। मामला क्या है? राजेश विश्वकर्मा एवं रामलाल झारिया बनाम मध्य प्रदेश शासन 2024 का केस है। ये पीटी के लिए आप इस केस को ध्यान रखना, और ये केस बहुत लैंडमार्क वर्डिक्ट के तौर पर आएगा। राजेश विश्वकर्मा वर्सेस रामलाल झारिया बनाम मध्य प्रदेश शासन 2024 का केस है और इसी केस में जो सेक्शन 47 है इसको हटा दिया है। विषय क्या था? विषय था मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। सेक्शन 47 ऑफ द मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915, एमपी का जो एक्साइज एक्ट है 1915 में बना है। आप सोचिए, उस समय के एक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसका सेक्शन 47 जो आईएएस है, जो डीएम है, उसको फुल पावर देता है कि आप किसी भी व्हीकल को जब्त कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये कहाँ चला गया है? ट्रायल कोर्ट की पावर में इसको ऐड कर दिया है कि जो ट्रायल कोर्ट है वही उसको जब्त कर पाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे क्या है? आर्टिकल जो सेक्शन 47 है, कलेक्टर को ये अधिकार था, राइट टू कलेक्टर, कि शराब तस्करी या अवैध शराब के मामले में पकड़े गए वाहन को ट्रायल से पहले ही राजसात कर सकते थे। The collector had the authority to confiscate vehicle involved in liquor smuggling or illegal liquor cases even before the trial। मतलब कलेक्टर साहब उस व्हीकल को पहले ही ठिकाने लगा देते थे। ट्रायल हुआ है नहीं हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बहुत बड़े लेवल का करप्शन हमको यहाँ देखने को मिलता था। अब उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। देखिए, शराब की इलीगल स्मगलिंग हो रही है, इलीगल सेलिंग हो रही है, वो एक अलग घोटाला है और ये एक अलग तरीके का हमको करप्शन देखने को मिलता था। तो शायद अब इसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिक्कत क्या थी, क्या परेशानी थी? कई बार वाहन मालिक को ही पता नहीं होता था कि उसका वाहन किस काम में इस्तेमाल हुआ है। जैसे मेरा व्हीकल है और वो किसी के यहाँ पे काम कर रहा है, अब मुझे पता ही नहीं है वो क्या काम कर रहा है, तो उस व्हीकल को आप तब तक राजसात नहीं कर सकते जब तक पता ही नहीं चले कि मुझे तो पता, तो भाई मैं क्यों परेशान हूँ, मैंने तो उसको दिया था रेंट पे। कई बार चोरी के वाहन भी तस्करी में इस्तेमाल होते थे।
कोर्ट का ट्रायल पूरा नहीं होता लेकिन वाहन पहले ही जब्त कर लिया जाता है। इससे मालिक को भारी नुकसान होता है, कभी कभी तो वाहन लोन पर लिए होते हैं। ये कार्रवाई न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। तो सच एक्शन इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ये कहता है कि जिसने अन्याय किया है बस उसी को सजा मिलनी चाहिए, किसी दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। मैं इलीगल शराब या मैं शराब की स्मगलिंग करता हूँ, व्हीकल मेरे दोस्त का है, उसको मैंने यूज़ कर लिया है। अब वो व्हीकल पकड़ा गया किसका, दोस्त का। मैंने कह दिया भाई वो तो पकड़ा हो गया, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास नहीं है। परेशान कौन हो रहा है, वो व्यक्ति जिसने उसको लोन पे लिया था, उसका लोन कौन चुका रहा है, वो। तो एक न्याय करते समय हमने एक अन्याय कर दिया। इट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस सेज कि नो पर्सन शैल बी फील गिल्टी। ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत फील नहीं करना चाहिए जिसने क्राइम नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसके अगेंस्ट है, इसीलिए अब हमने क्या किया है, इसको रद्द कर दिया है। फैसला किसने दिया है, 3 जजेस की बेंच ने। मुख्य जस्टिस चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ। तो अभी हमारे चीफ जस्टिस कौन है, सुरेश कुमार कैथ हैं, और अन्य जस्टिस सुश्रुत, अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस विवेक जैन। तो जस्टिस सुरेश कुमार कैथ को याद रखना, ये मध्य प्रदेश के अभी चीफ जस्टिस हैं, और 2 जज और थे। देखिए 2 तरीके की बेंच होती हैं कोर्ट में, एक नॉर्मल बेंच होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामले होते हैं। नॉर्मल बेंचेस में कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, 1 2 3 4 फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, संविधान का मसला होता है, वहां ऑड नंबर को फॉलो किया जाता है, 3 5 7 9 11 13। अभी तक सबसे बड़ी जो बेंच बनी है वो सुप्रीम कोर्ट में वो बनी थी केशवानंद भारती बाद में, 13 जजेस उसमें थे, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 3 जज की बेंच थी, उसने फैसला दिया है। धारा 47 को असंवैधानिक घोषित किया गया है। किसी भी वाहन को राजसात तभी किया जा सकता है जब उस आरोपी कोर्ट को सजा दे। ट्रायल से पहले कलेक्टर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार अब सिर्फ न्यायालय ट्रायल कोर्ट के पास रहेगा। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन था। तो देखिए कितनी बढ़िया चीजें आपको इस आर्टिकल में देखने को मिल गई हैं। बीइंग अ एमपीपीएससी एस्पिरेंट, अगर मुझे कोई इस तरीके से गाइड करता है ड्यूरिंग दी माई प्रिपरेशन, मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता। बट वॉट आई फील नाउअडेज कि इतना शानदार कंटेंट, सब कुछ इतना बेहतर करने के बाद भी बच्चा पढ़ा है कहीं गर्त में, उसको नहीं मतलब अभी जब प्री आएगा तब हम उसको पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको बता देंगे। इस फैसले का असर क्या है, अब से कलेक्टर वाहन को राजसात नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोर्ट सजा ना दे दे। अन्य विभागों सचिव, खनिज, वन, कस्टम आदि में भी अब ऐसी प्रक्रिया न्यायिक आदेश से ही होगी। जिनके वाहन ट्रायल से पहले जब्त किए गए थे अब राहत पा सकते हैं। मतलब अब इसी प्रक्रिया का पालन हमको करना पड़ेगा। वाहन को तब तक आप राजसात नहीं कर पाओगे जब तक कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं देता, जब तक कोर्ट सजा नहीं सुनाता, तब तक आप किसी भी व्हीकल को अरेस्ट नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आप इसमें क्या सवाल पूछ सकते हैं, हाउ कैन दिस अपीयर इन एग्जाम, क्या सवाल बन सकते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आबकारी अधिनियम की किस धारा को असंवैधानिक घोषित किया है और क्यों किया है। आप बता देंगे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आबकारी अधिनियम की 1915 की धारा 47 को असंवैधानिक घोषित किया है क्योंकि यह कलेक्टर को ट्रायल से पहले वाहन राजसात करने का अधिकार देती थी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन था। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार केवल न्यायालय के पास होना चाहिए, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप कौन सा हो सकता है कि हाईकोर्ट ने की फुल बेंच ने हाल ही में आबकारी अधिनियम की किस धारा को असंवैधानिक घोषित किया है। आप बताएंगे धारा जो 47 है, सेक्शन 47 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस बात को आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस तरीके की चीजें हमसे कोई पूछ सकता है और ये चीजों को प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां से अगर कोई सवाल बने तो आप इसको बता देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो एक मसला था, कॉन्स्टिट्यूशनल केस था, हो सकता है ये और आगे बढ़े, पर इसकी सारी डिटेल हमने आपको बता दी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।